तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम कई टॉपिक आपको जो एक सीरीज में जिसमें डिस्कस होंगे। पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटरफॉल्स इन इंडिया। आफ्टर दैट हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। देन सॉइल, सॉइल्स के बाद हम लोग एग्रीकल्चर, या यही प्रीलिम्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनरल्स। देन जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करेंगे तो उसमें आ जाएगा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, आफ्टर दैट इंडस्ट्रीज। ये आपको करीब 5 टॉपिक सीरीज में पता है कि हम लोग इस सीरीज में इन्हें डिस्कस कर लेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं इज कॉल्ड वाटरफॉल। जिन्हें जलप्रपात भी कहा जाता है। सिंपल जैसे ही वाटरफॉल की बात आती है तो ये लगभग एक इमेज हम लोगों को यहां दिमाग में बन जाती है। और यहां जो हमने आपको कलर चेंज किया है तो उसके पीछे ये कहने का मतलब है दिस इज द हार्ड रॉक। ये ऊपर टॉप पर हार्ड रॉक रखी हुई है, तो इसने नीचे की रॉक को यहां प्रोटेक्ट कर रखा है। ये रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक है। आफ्टर दैट इट इज अगेन द हार्ड रॉक। ये जैसे ही फीचर आपके सामने ये बना तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि अगर यहां से वाटरफॉल्स की बात करें, ये वाटर करंट है, तो वे सारे पॉइंट जहां पर वाटर करंट अब्रप्टली 90 डिग्री पर नीचे गिरे, दैट पॉइंट और प्लेसेस आर कॉल्ड वाटरफॉल्स। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है लेकिन बहुत सारी बातें हम लोगों से कह रहा है। तो वाटरफॉल है क्या? तो वाटर स्ट्रीम के द्वारा बनाया गया एक लैंडफॉर्म है। वाटरफॉल इज अ लैंडफॉर्म। ये एक स्थलाकृति है मेड बाय, दिस इज व्हाट वाटर स्ट्रीम। ये एक जलधारा है जो नीचे गिर रही है, तो मेड बाय वाटर स्ट्रीम। कहां पर? वेयर इट ड्रॉप्स और फॉल्स वर्टिकली डाउन। तो वाटरफॉल एक लैंडफॉर्म है जो किसी नदी धारा के द्वारा उस स्थान पर बनती है जहां वह धारा सीधे लंबवत नीचे गिरती। तो दिस इज द वर्टिकल फॉल ऑफ द वाटर स्ट्रीम नॉन एज द वाटरफॉल। ये तो वाटरफॉल की बात हो गई। अब बात आती है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां वाटरफॉल बनते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस वेयर वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड। वो भौगोलिक दशाएं जहां पर जलप्रपात बनते हैं। तो ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाएगा कि वेयर द स्लोप ग्रेडियंट्स आर वेरी हाई, जहां पर जमीन का ढाल जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम यहां देखें, सपोज दैट हमने कह दिया ये हाइट, चलिए सी लेवल से 500 मीटर ऊपर है, और यहां की ये जो हाइट है इट इज अबाउट 1000 मीटर, यानी ये कोई एक प्लेट्यू पर वाटरफॉल है जो हाइट से हमें पता लग रहा है। तो इन सबके बीच अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहां नेग्लिजिबल है। हम लोग जानते हैं कि स्लोप ग्रेडियंट क्या होता है, रिवर पर पढ़े थे, हाइट, मोर हाइट, लेस हाइट डिवाइडेड बाय डी। तो यहां पर ये अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन डी लगभग यहां बहुत छोटी है इस स्थान में, और इस स्थान के बीच की जो दूरी है दैट इज नेग्लिजिबल। ये डिस्टेंस, एक मान लो ये प्लेस x है और ये प्लेस y है, तो x और y के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो अगर नेग्लिजिबल हो जाएगी डिस्टेंस तो स्लोप ग्रेडियंट क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम। सबसे ज्यादा स्लोप ग्रेडियंट किस जगह मिलते हैं? दैट इज द वाटरफॉल। तो लैंडफॉर्म मेड बाय द वाटर स्ट्रीम वेयर इट ड्रॉप्स फॉल्स वर्टिकली डाउन बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट। यहां जो स्लोप ग्रेडियंट होता है वो अधिकतम होता है। अगर ये कभी प्री में प्रश्न बनता है, गॉर्ज, वाटरफॉल, कैनियन, डेल्टा, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो नदियां बनाती हैं, इन सब में मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट कहां पर होगा? एकदम अच्छे, बढ़िया। मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट कहां पर होगा? तो मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट वाटरफॉल पर होगा। तो वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल इज द लैंडफॉर्म मेड बाय द वाटर स्ट्रीम वेयर इट ड्रॉप्स
ऑब्लिक फॉल्स वर्टिकली डाउन बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट। और क्या कह रहा है, तो एक कंडीशन हम लोगों ने नोट की, क्या है, वाटरफॉल के लिए इसेंशियल कंडीशन बनी, दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट। सेकंड वन हमने क्या बताया, दिस वन इज द हार्ड रॉक, ये एक कठोर चट्टान है, दिस इज द सॉफ्ट रॉक। अगेन हार्ड रॉक, ये है। तो एक और कंडीशन बन गई दूसरी, वो कंडीशन क्या बनी, अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा। तो रॉक स्ट्रेटा कैसे हो, एक हार्ड हो एक सॉफ्ट हो, एक हार्ड हो एक सॉफ्ट। देन थर्ड, वाटर करंट होनी जरूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर, ये जरा समझना है, राइट। और अपर लेवल और इन सबके बीच में जो यहां हमने बताया हाइट का डिफरेंस जो हो वो भी, यानी इनके बीच जो ग्रेडियंट है, अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर है। सिंपल बात हो गई। अनइवन सरफेस, धरातल ऊंचा नीचा है। तो वी हैव द फोर्थ ज्योग्राफिकल कंपटीशन। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट, अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर एंड अनइवन सरफेस। वी हैव द फोर कंडीशंस, जहां पर ये चारों कंडीशंस होंगी वहां वाटरफॉल मिलेगा। मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट हमें कहां मिलते हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और खासकर माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या होनी चाहिए, या तो गहरी गॉर्जेस हो वहां पर, या फिर हम कहेंगे रिफ्ट वैलीज हो। तो जो मैक्सिमम स्लोप ग्रेडियंट हमें दो जगह मिलते हैं, माउंटेन्स पर, और कहां मिलेंगे, रिफ्ट वैलीज पर, और कहां मिल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KNIC के निक पॉइंट पर, ये सब हमें सीखने हैं। अनइवन सरफेस मतलब ऊंचा और नीचा, ये यहां क्या है, दिस इज द टॉल सरफेस, ये ऊंची सतह है, दिस इज व्हाट, लोअर सरफेस। तो अब अगर हम यहां सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो सरफेस ये हो गया, दिस इज जिगजैग सरफेस इज नोन एज द अनइवन सरफेस। यहां जो पानी भर गया है, ऊपर की धारा गिरेगी तो इस हार्ड रॉक को भी कुछ ना कुछ काट देगी। तो जब ये हार्ड रॉक यहां कट रहा है, क्या बन जाएगा, यहां प्लंज पूल, दिस इज कॉल्ड प्लंज पूल। इस हार्ड रॉक ने सॉफ्ट रॉक को कवर कर रखा है, इसको बचा रखा है। तो एक तरीके से हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये जो हार्ड रॉक है, इसी हार्ड रॉक को और से इसने इस पे कैप लगा दिया है, तो वी कैन से आल्सो द कैप रॉक। यानी ये कौन सा वाटरफॉल यहां बना हुआ है, दिस इज द हार्ड रॉक ऑब्लिक कैप रॉक वाटरफॉल। ऊपर की रॉक हार्ड है, दिस इज द हार्ड रॉक, ऑब्लिक कैप रॉक। तो इसे हम लोगों ने कहा कि कहां कहां मिल सकते हैं, माउंटेन्स पर, रिफ्ट वैली पर, या निक पॉइंट पर। तीन ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां हमें वाटरफॉल मिल। अब अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा या पैटर्न है, तो अल्टरनेट पैटर्न कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। हमने कहा ये हार्ड रॉक है, इधर हमने कहा ये सॉफ्ट रॉक है। ये सॉफ्ट रॉक है, इसके इधर हमने कहा हार्ड रॉक है। ये अनइवन सरफेस है, यहां पर फिर हमने देखा सॉफ्ट रॉक है। अगेन यहां पर हार्ड रॉक्स हैं, देन फिर सॉफ्ट रॉक्स हैं। एक ये भी पैटर्न है अल्टरनेट का, दिस वन इज द हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। अब मान लो अगर कोई वाटर करंट चलती है यहां से, तो ये वाली रॉक स्ट्रेटा प्रोटेक्ट रहेगी, लेकिन जब ये पानी यहां गिरा तो कम हाइट का वाटरफॉल है, धीरे धीरे ये कम हाइट वाला वाटर जो रॉक स्ट्रेटा है वो कटता जाएगा, ये कम कटेगा, तो यहां एक अलग तरीके का हमें सरफेस दिखाई देगा।
तो कटान किसमें ज्यादा हो रहा है? सॉफ्ट रॉक में। उस पर जब ये वाटर गिरा और ये हार्ड रॉक कम कटी, तो इस तरीके से भी यहां हमें क्या मिल गए? वाटरफॉल्स। तो अल्टरनेट रॉक स्ट्रेटा हो, लेकिन ये जो रॉक है जिसने इस वाटरफॉल को बनाए रखा है, ये अगर टूट जाए तो पीछे की भी रॉक्स कट जाएंगी। ये हार्ड रॉक इसे बचाए हुए, जब तक ये हार्ड रॉक यहां स्टेबल रहेगी, यही एक तरीके से वाटर करंट के मार्ग में अवरोध है। ये वाटर करंट आती है, यहां गिरती है, यहां प्लंज पूल बना देगी। इसको हम लोग बोलेंगे बैरियर रॉक। वहां क्या बोला था? ऊपर हार्ड रॉक, टॉप पर थी तो कैप रॉक। यहां क्या बोल दिया? बैरियर रॉक। तो ये कौन सा वाटरफॉल हो गया? इसे हम लोग बोलेंगे बैरियर रॉक वाटरफॉल। कभी कभार इन शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। और यही अगर हम लोगों ने देखा था कि टॉप वाली रॉक हार्ड थी, फिर ये सॉफ्ट रॉक थी, देन फिर हार्ड रॉक थी, तो यहां वर्टिकल वेरिएशन है, यहां हॉरिजेंटल वेरिएशन। दिस इज द हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। इसको हमने नाम दिया था कैप रॉक। तो दिस इज कॉल्ड कैप रॉक वाटरफॉल्स। यहां ये वाटरफॉल है, दिस इज द प्लंज पूल। ये प्लंज पूल बन गया। हमें कितने तरह के वाटरफॉल समझ में आ गए? दो तरह के। एक और अगर हमें समझना है, जैसे कि यहां ये कोई रिवर है, अब इस क्षेत्र में स्लोप बढ़ जाए तो अभी रिवर की ये पुरानी वैली है, इस पर नदी बह रही है, ये एरिया है यहां। लेकिन कुछ समय के बाद जब यहां स्लोप बढ़े तो नदी ने नीचे कटान करना शुरू कर दिया, और जब रिवर ने नीचे काटा तो यहां ये वैली बन गई। अब ये वैली ज्यादा गहरी है और सक्रिय है, जबकि पहले की जो वैली थी वो कम गहरी थी और ज्यादा चौड़ी थी। तो जो नई वैली बनी है ये पुराने वैली में ही बन रही है। तो ये न्यू वैली का ग्राफ है और ये ओल्ड वैली ग्राफ है। ये पुराने वैली का आकृति रही होगी, ऐसी लाइन। तो लाइन को हम लोग कर्व कहते हैं। कर्व किसका? पुरानी वैली का, ओल्ड वैली कर्व। और इसे हम कहेंगे न्यू वैली कर्व। तो अगर ओल्ड वैली और न्यू वैली जहां पर मिलते हैं एक दूसरे से, इसी पॉइंट को निक पॉइंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड निक पॉइंट। अब आपने क्या किया, यहां पर वाटर करंट ये अवेलेबल है, यहां वाटरफॉल्स बन जाएंगे, यहां सीधा पानी ऐसे गिरेगा नीचे। तो ये जो वाटरफॉल्स हैं, नाम आप समझ गए होंगे, निक पॉइंट पर बने, दे आर कॉल्ड निक पॉइंट वाटरफॉल्स। निक पॉइंट वाटरफॉल्स हमें कहां मिलते हैं? ज्यादातर प्लेट्यूज पर, क्योंकि प्लेट्यू धीरे धीरे घिसते रहते हैं और रिजुविनेट होते रहते हैं। तो ओल्ड वैली कब है? पहले की नदी थी। रिवर में अगर इरोजन बढ़ जाए, जहां से नदी आ रही है वो पॉइंट ऊंचा हो जाए, तो रिवर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ओल्ड वैली और न्यू वैली कर्व। तो किसी ओल्ड वैली कर्व में ही न्यू वैली कर्व बनते हैं। ओल्ड वैली कर्व में क्या बनेगा? न्यू वैली कर्व बनता है। एक पुरानी चौड़ी घाटी में एक गहरी सकरी घाटी बन जाती है। तो ये कैसी है? दिस इज द डीप नैरो न्यू वैली। एक गहरी सकरी नई घाटी है। पहले क्या थी? ये पहले से चली आ रही थी ओल्ड ब्रॉड शैलो वैली। पहले की घाटी जो थी उसे हम ओल्ड कहेंगे, वो चौड़ी और छिछली थी। अब इसमें नई वैली बन गई। कौन सा इरोजन यहां नदी ने कर दिया? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इरोजन। तो जब कोई नदी वर्टिकल इरोजन कर दे, वर्टिकल इरोजन मींस नीचे की ओर काट दे, तो नई गहरी वैली बनती है। और उस वैली को पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम न्यू वैली कर्व कहेंगे, और पुराने वाली काल्पनिक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम ओल्ड वैली कर्व कहेंगे। व्हाट आर द निक पॉइंट? अगर किसी ने पूछा कि निक पॉइंट क्या होता है, तो निक पॉइंट वो बिंदु होता है वेयर द न्यू वैली कर्व एंड ओल्ड वैली कर्व मीट टुगेदर। ये है। तो जहां जहां हमारे पेनिनसुलर इंडिया में कहां बनते हैं निक पॉइंट? एट प्लेट्यूज। और प्लेट्यूज में क्या होगा? फॉल्टिंग। तो जहां जहां रिफ्ट वैली होगी वहां हमें क्या मिलेंगे? निक पॉइंट वाटरफॉल्स।
तो चाहे सोन नदी की घाटी हो, चाहे नर्मदा की घाटी हो, इनके सभी वाटरफॉल कैसे हैं? निक पॉइंट वाटरफॉल्स लिख दें। फॉर एग्जांपल सोन से लेके नर्मदा, ट्रफ बोलते हैं इसे। ट्रफ मींस गड्ढा, गर्त। सोन नर्मदा ट्रफ में हमें क्या मिलेंगे? निक पॉइंट वाटरफॉल्स मिलेंगे। अब आपका धुआंधार है, समझ में आ गया होगा। सुशांत ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। दीज आर व्हाट द, कहां है ये सोन नर्मदा फॉल्ट? सीधा याद रखेंगे, अगर भारत में क्षेत्र की बात करी जाए तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल इंडियन। ये सभी हमारे यहां क्या है? पठार हैं। अब जो भी प्री में क्वेश्चन पूछा जाए अब आप कर सकते हैं। निक पॉइंट वाटरफॉल्स। हाँ, अब जरा समझें कि प्लेट्यू पर ऐसे ऊंचा होता है, फ्लैट सरफेस होते हैं, प्लेट्यू घिसते रहते हैं, लेकिन प्लेट्यू में धीरे धीरे हाइट भी पहले तो बंद हो जाती है, बढ़ना बुढ़े हो जाते हैं प्लेट्यू, और बुढ़े के बाद फिर हाइट बढ़ती है तो वो रिजुविनेट हो जाते हैं। तो निक पॉइंट हमेशा भूमि के रिजुविनेशन से बनती है। रिजुविनेशन ऑफ, और रिजुविनेशन किसका होगा? जो थोड़ा बुढ़ा हो गया हो वो दोबारा से युवा होगा। युवा तो युवा है ही, तो रिजुविनेशन ऑफ द प्लेट्यू। तो जितने रिजुविनेटेड प्लेट्यू होते हैं वहां हमें क्या मिलते हैं? निक पॉइंट। और निक पॉइंट पर पानी सीधा गिरता है वर्टिकली नीचे, तो इसे हम कहेंगे निक पॉइंट वाटरफॉल। कितने तरीके के वाटरफॉल हम लोगों ने पढ़ लिए? एक हो गया निक पॉइंट वाटरफॉल, इसके पहले हम लोगों ने देखे कैप रॉक वाटरफॉल, बैरियर रॉक वाटरफॉल। तो अगर वाटरफॉल की हाइट लेस देन 5 मीटर हो जाए, जैसे ये कोई एक वाटरफॉल है, थोड़ा ऊंचा है, इधर से पानी यहां ये गिर रहा है, प्लंज पूल्स वगैरह है, तो वाटरफॉल विद हाइट लेस देन 5 मीटर इज कॉल्ड रैपिड। एक शब्द और ये भी प्रयोग होता है, रैपिड। तो किसे हम रैपिड कहते हैं? यानी क्षुद्र जलप्रपात। ये बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ समय के लिए ही रहते हैं। ये रैपिड्स, और अगर ज्यादा हाइट है तो जैसे यहां हमें ये बहुत ज्यादा हाइट दिख रही है, बेसाल्टिक रॉक का कवर है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? कर्नाटक। ये तो यहां हमें कैपरॉक वाटरफॉल्स मिलते हैं। तो इन वाटरफॉल्स के नाम क्या क्या हैं? चुनचुना कट्टे, चुनचुना कट्टे वाटरफॉल, ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तारावती, जिसे जोग वाटरफॉल कहते हैं, ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है। तारावती वाटरफॉल, और सारावती वाटरफॉल को जोग वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। तो नर्मदा वाले वाटरफॉल्स हमारे कैसे हैं? तो अब जो कैप रॉक वाले हैं, जहां नदियों का प्रवाह बहुत ज्यादा होता, सॉरी, जो बैरियर रॉक वाले जो वाटरफॉल्स हमें मिलते हैं, इधर सॉफ्ट रॉक, हिमालय से कोई नदी उतरी, काट रही है, नहीं काट पाई क्योंकि इस बैरियर ने रोक दिया, तो हमें जो बैरियर वाले मिल जाते हैं। तो कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है, यहां भी हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलते हैं। तो वहां नीचे की जो रॉक होती है वो, उसमें मैग्मा के इंट्रूजन से ऐसे डोम से प्लेटू जैसे बन जाते हैं, तो वहां भी हमें ये बैरियर रॉक दिखाई देते हैं। तो एक तो बैरियर रॉक हमें कहां मिलते हैं? हिमालयाज में। तो बैरियर रॉक के वाटरफॉल्स हिमालय में, कैप रॉक वाला ये कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, और निक पॉइंट वाटरफॉल्स हमें सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। हाँ, अब इसने किया है तो कैप रॉक ने ऊपर से क्या लगा दिया है? जैसे आंखों में क्या हो जाता है? कैटरेक्ट, आवरण। तो कुछ लोग इन्हें कैटरेक्ट वाटरफॉल भी कह देते हैं। तो ये नाम है, लोग जिसको जैसा सब अच्छा लगता है वो। तो सबसे जो ऊंचे हो जाते हैं वो आपके यही वाटरफॉल्स हैं। कौन से? कैपरॉक वाटरफॉल्स। इससे ज्यादा यहां पर और बीपीएससी में डीप नहीं पूछेंगे। वाटरफॉल्स काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो वाटरफॉल्स का अपने सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये लिख लें। क्योंकि बिना किसी महत्व के कभी कोई चीज एग्जाम में पूछी नहीं जाती। सिग्निफिकेंसेस ऑफ वाटरफॉल। तो जलप्रपातों के अपने महत्व क्या हो गए? अगर हम यहां बात करें तो पहला है, दे आर सुटेबल फॉर, सुटेबल पॉइंट्स और प्लेस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। जल विद्युत उत्पादन के लिए ये बहुत बेहतर होते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पर है, पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ टूरिज्म।
पर्यटन के लिए बहुत बेहतर होते हैं। तो सुटेबल पॉइंट्स फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, इसके अगर आप लोग एग्जांपल बताना चाहें तो जहां हाइड्रो पावर जनरेशन भी होता हो और वाटरफॉल भी हो, तो कर्नाटक का कौन सा प्लेस है जहां पर कावेरी नदी वाटरफॉल बनाती है? और भारत के शुरुआत में ही यहां पर जल विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इंडिया में किन बिंदुओं पर सबसे पहले जल विद्युत हुआ? तो सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में यानी हिमालयाज में, और उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में यानी शिव समुद्रम। ये बहुत फेमस प्लेस है शिव समुद्रम। और प्लेस के लिए, टूरिज्म के लिए अभी आपने नाम ही दे दिया, नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल कहां स्थित है? ये इज लोकेटेड इन भेड़ाघाट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। यहां मार्बल की रॉक, हाँ डीबीसी में भी, डीबीसी रिफ्ट वैली में बहती है, इसीलिए डीबीसी में भी वाटरफॉल्स है। और सबसे जो बेहतरीन वाटरफॉल्स है डीबीसी का वो है आपके रांची प्लेट्यू। ऐसे है रांची प्लेट्यू, गुंबद के आकार में, और इससे चारों ओर वाटरफॉल्स के रूप में गिरता है। नाम क्या है? हुंड्रू घाट वाटरफॉल। घाग मीन्स होता है वाटरफॉल, तो वहां की स्थानीय भाषा में वाटरफॉल को घाग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हुंड्रू घाग। हुंड्रू घाग कहां से उतरता है? रांची प्लेट्यू से। रांची प्लेट्यू का शेप क्या है? तो खट से बता देंगे, दिस इज द डोम शेप। हुंड्रू फॉल्स, कहीं कहीं हुंड्रू फॉल्स ना लिख करके हुंड्रू घाग लिख देते हैं। हाँ सिद्धापॉन्ग, बहुत से एग्जांपल्स हैं, सिर्फ उन्हें याद रखना जो किसी कारण से चर्चा में आ जाए ना, फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी ये चीजें हम लोग जब पावर पर, हाइड्रो पावर पर बात करेंगे तब समझाएंगे, तब ये इतना कनेक्ट हो जाएगा। अभी जितना यहाँ पर फिजिकल से जितना हम रिलेट कर सकते थे उतना कर दिया, बाकी चीजें हम स्मॉल हाइड्रो पावर, मल्टी पावर प्रोजेक्ट, इनकी बात करेंगे तब बताएंगे। तो सुटेबल पॉइंट्स फॉर हाइड्रो पावर एंड प्लेस फॉर टूरिज्म, ये दो इनके सबसे खास महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसके? वाटरफॉल्स के। अब हम लोग अगर जाएं तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन। ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसका रिलेशन सीधा किससे होगा? क्लाइमेट से होगा, और आगे चल करके ये नेशनल पार्क, ग्रासलैंड, बायोडायवर्सिटी रीजन, उस सब में भी नेचुरल वेजिटेशन हमारी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसकी ओर, नेचुरल वाटरफॉल की ओर, सॉरी नेचुरल वेजिटेशन। इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, द प्लांट्स और वेजिटेशन विच हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैन। प्लांट्स और वेजिटेशन which have not been influenced by human beings। ऐसी वनस्पतियां जो मानव के द्वारा प्रभावित नहीं हुई हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन को नेचर के यानी कि ह्यूमिडिटी या वर्षा के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल, नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वेजिटेशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। इनको हम 5 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं ये? पहला है रेन फॉरेस्ट, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, चौथा है ग्रासलैंड, और पांचवा है जीरोफाइट्स। इतने तरह के हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं, 5 तरीके के। तो जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, वहां के नेचुरल वेजिटेशन को हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब यहां पर रेनफॉल
100 से ज्यादा है और 200 सेंटीमीटर से कम है, वहां उन्हें हम फॉरेस्ट या मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं। डेसिडुअस में रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगा और ग्रासलैंड जहां होगा वहां रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होगा। जीरोफाइट्स यहां रेनफॉल एनुअल 25 सेंटीमीटर से कम होगा। ये 5 बेल्ट यहां बनाई गई हैं। सबसे कम वर्षा वाला जीरोफाइट, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाए तो ग्रासलैंड, उससे और ज्यादा हो जाए तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, उससे और ज्यादा है तो फॉरेस्ट, और सबसे ज्यादा अगर है तो दिस इज रेन फॉरेस्ट। इतना याद रहेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें गौर करके देखना होगा। तो नेचुरल वेजिटेशन हमें मिलेंगे कितने तरीके के? 5 तरीके। इंडिया में अगर हम लोग रेनफॉल वाला मैप बना दें, ह्यूमिडिटी बेल्ट को देख लें, तो अपने आप हमें नेचुरल वेजिटेशन भी मिल जाएंगे। लीजिए, एक ही चीज से कई चीजें हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इतने से हम लोगों का काम चल जाएगा। ये इंडिया का एक रफ मैप बन गया। अब इस पर अगर हम लाइंस को दिखा दें, ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली, यानी एक तरीके से यहाँ साल में 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहां पर आ जाए तो ये करीब 200 सेंटीमीटर की बारिश है, इधर बहुत ज्यादा है। ये 100 सेंटीमीटर का लाइन है, इनको हम लोग आइसो हाइट कहते हैं। ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है और ये यहां 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। ये 25 सेंटीमीटर, यानी अब हम लोग यहां लिख लें तो यहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन यहां भी वर्षा जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है। जहां जहां वर्षामान 25 सेंटीमीटर से कम है वो सभी क्षेत्र डेजर्ट कहे जाते हैं। दिस इज द डेजर्ट बट हाइट इज टू मच, दिस इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है, तो इसे यहां पर गर्मी ज्यादा है लेकिन रेनफॉल कम है। वार्म डेजर्ट, तो जो थार है, थार इज द कोल्ड डेजर्ट, सॉरी, थार इज वार्म डेजर्ट एंड लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। यहाँ के वेजिटेशन कैसे होंगे? तो अगर डेजर्ट है तो वेजिटेशन वुड बी द जीरोफाइट, हियर वुड बी द जीरोफाइट्स। अब जहां जहां पर हमें इंडिया में मोर देन 200 सेंटीमीटर दिखाई देगा तो ये मोर देन 200 सेंटीमीटर का क्षेत्र है। दीज आर कॉल्ड, यहां इस सबको हम लोग रेन फॉरेस्ट में रखेंगे। ये पूरा जो हमारा हिस्सा बन गया, ये सब इसका हो गया, दिस इज ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। यहां भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, वो सब रेन फॉरेस्ट के एरिया हो गए। यहां चले गए अंडमान निकोबार भी हमारे रेन फॉरेस्ट में ही आएंगे। तो अगर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वहां हमें रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब अगर रेनफॉल 100 और 200 के बीच है तब हमें यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे। खासकर ये जो फॉरेस्ट है इन्हें हम मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं। ये नेचुरल वेजिटेशन ऐसे कहना चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा वर्षामान विंटर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये वाला क्षेत्र, यहाँ लौटता हुआ मानसून और ये सब, इनका नाम हो जाता है
समर इनका ड्राई है, इसलिए इन्हें हम ड्राई रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो ड्राई रेन फॉरेस्ट भारत में कहां मिलते हैं? कोरोमंडल। इन सबको हम लोग मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसी वर्षा वैसा वेजिटेशन हमें मिलेगा। अब इसके बाद अगर आएंगे तो अब ग्रीनिश कलर और कम हो जाएगा। ये सभी हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ के फॉरेस्ट 6 महीने वर्षा प्राप्त करते हैं, 6 महीने नहीं करते हैं। इन्हीं को हम इंडिया के पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। अब जो बचा ये है ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ये हो गए। दीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया। और यहां आपके 0 फाइट्स हमने बना ही दिए। के अलावा हमें डेल्टा क्षेत्रों में, समुद्र तटों पर और इन डेल्टा क्षेत्रों में यहां भी क्या दिखाई देंगे? मैंग्रोव वेजिटेशन। ये सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वेजिटेशन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये होगा। इसके अलावा अगर नदियां हैं और नदियों के किनारे अगर हमें फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, जैसे हमने कहा कि यहां से ये गंगा आ रही है, तो नदियों के किनारे के जो फॉरेस्ट होंगे इन्हें रिपेरियन फॉरेस्ट कहा जाता है। सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में खूब आते हैं। तो फॉरेस्ट अलोंग द रिवर बैंक नॉन एज रिपेरियन फॉरेस्ट। अब इन सब पर कुछ खास चीजें हम लोगों को नोट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले आ जाएं, किसको हेडिंग बना लें यहां। तो फर्स्ट पॉइंट इज रेन फॉरेस्ट। वर्षा वन। वेयर आर द रेन फॉरेस्ट फाउंड? तो रेन फॉरेस्ट हमें वहां मिलते हैं जहां वर्षामान एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे लिख सकते हैं। वेयर एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर इन इंडिया। इंडिया में रेन फॉरेस्ट हमें कहां कहां मिलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। These are rainforest. Andaman Nicobar, where annual rainfall is more than 200 centimeter. These forests are found. कहाँ हमें मिलेंगे? फटाफट लिख दें। वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में कोंकण, कर्नाटक, मालाबार और इन्हीं के पैरेलल वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। हमें गुजरात में ये रेन फॉरेस्ट नहीं मिलते, क्योंकि गुजरात किसके अंडर में आता है? अभी हमने बताया, इट लाइज इनटू द ग्रासलैंड। गुजरात का मैक्सिमम एरिया ग्रासलैंड है। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये बात कुछ समझ में आई? क्या है? ये अरब सागर है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न घाट है। दिस इज द अरेबियन सी। यहां जो हमें वेजिटेशन मिलेगा, सभी वेजिटेशन, ये कोस्ट हो गया और ये घाट हो गए। तो दीज आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट। और जैसे ही वेस्टर्न घाट का आप स्लोप ऐसे उतरेंगे, ये तो ये है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट। तो यहां हमें क्या दिखाई देंगे? इधर ग्रासलैंड दिखाई देंगी। ये शैडो जोन है। ये यहां हमें डीएस यानी कि ग्रासलैंड दिखाई देता है। और ये हमें यहां आरएफ, आरएफ मतलब रेन फॉरेस्ट। और बीच में ये जो बैठा है, दिस इज द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से इधर की नदियां इधर उतरती हैं, वेस्टर्न घाट से इधर की नदियां इधर उतरती हैं। तो वेस्टर्न घाट क्या है? तो वेस्टर्न घाट नदियों को बांट देता है इधर उधर। तो दिस इज द वाटर डिवाइड एज वेल एज द वेस्टर्न घाट इज क्लाइमेटिक डिवाइड। वेस्टर्न घाट जल विभाजक भी है और वेस्टर्न घाट जलवायु विभाजक भी है। इधर रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है, इधर ग्रासलैंड क्लाइमेट।
अब आप लोगों को ये मैप और डायग्राम बहुत मदद करेंगे, एक दो बार भी पलटते रहेंगे तब भी आपके क्वेश्चन बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप कर ले जाएंगे। तो रेन फॉरेस्ट, तो दिस फॉरेस्ट आर दिस एंड दिस रीजन हमने इतने लिख लिए। एक तो वेस्टर्न कोस्ट यानी ये यहाँ की बात करिए, दूसरा हमने कहा वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यानी इसकी बात करी, तीसरा हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया, तो दिस इज द थर्ड एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन फोर्थ एरिया अंडमान एंड निकोबार। ये है। होते कैसे हैं रेन फॉरेस्ट? तो रेन फॉरेस्ट अगर हम किसी जगह जाएं पर तो हमें मल्टी स्टोरी दिखाई देते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में ये इनके मजबूत तने वाले बिना शाखाओं को निकाले सीधे खड़े यहां वृक्ष होते हैं और ये वृक्ष ऊपर पहुंच करके अपनी शाखाएं निकालते, क्योंकि अगर ये बीच में शाखाएं निकालेंगे तो हाइट कम बढ़ पाएगी। यहां पर जाके अपनी शाखाएं निकालते हैं। दिस इज द टॉल लेयर। अब इसके बाद जो दूसरे वृक्ष हैं वो इतने मजबूत तने के नहीं हैं, तो वो इनसे लिपट कर चलते हैं और यहां पहुंच करके खूब अपनी शाखाएं वगैरह निकालते हैं। तो इन्हीं पर आरोहित रहते हैं और ये जमीन पर बहुत छाया उत्पन्न कर देते हैं, जिसे हम कैनोपी लेयर कहते हैं। अब इसके बाद जो बचते हैं वो ग्राउंड पर उगते हैं। तो रेन फॉरेस्ट का जो अलग से नाम है, दिस इज द मल्टी स्टोरी वेजिटेशन। इन्हें हम मल्टी स्टोरी वेजिटेशन कहते हैं। Another name of the rainforest is multi-story vegetation, and they have the at least 3 stories. The top layer सबसे ऊपर है, फिर जो इनको बहुत ग्रीन कलर देते हैं कैनोपी लेयर, एंड दिस वन इज द ग्राउंड लेयर। तो कितनी लेयर्स हो गई? 3 तरह की। अब आपने कहा कि यहां ये ग्राउंड पर हैं, ये मान लो ऐसे पहाड़ी है, नदी ने बीच में काट दिया, ये पहाड़ियां हैं, ये इन पर ये फॉरेस्ट उगे हुए मान लो मेघालय के। तो अब ये फॉरेस्ट अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए रूट सिस्टम फैलाएंगे और इनकी रूट्स यहां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। नीचे इनके नदी बह रही है, तो ये क्या बन जाते होंगे यहां? रूट ब्रिज। तो जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मान लो हमने कहा कि ये मेघालय है, मेघालय के ये रेन फॉरेस्ट हैं और यहां पर बहुत अधिक वर्षा के कारण यहां बहुत सारी नदियां भी हैं, तो ये यहां वाटर फ्लो कर रहा है, नदियां हैं। तो अब इंसान के आवागमन के लिए यहां रूट ब्रिज बन गया। तो रूट ब्रिज हमें किन फॉरेस्ट में मिलते हैं? मल्टी स्टोरीड वेजिटेशन, और मल्टी स्टोरीड वेजिटेशन को हम लोग रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैनोपी है ये एक दूसरे से कैसे हैं? लिपटे हुए हैं। एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ है, तो कैनोपी लेयर को ही हम लोग एपिफाइट्स कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द एपिफाइट्स। तो वर्षा वनों में किन्हें एपिफाइट्स कहा जाता है? जो कैनोपी लेयर बनाते हैं वही एपिफाइट्स हैं। इन्हीं एपिफाइट्स को वेनेजुएला वगैरह में किस नाम से जाना जाता है? लियानास। एपिफाइट्स कहां मिलते हैं? कैनोपी लेयर में। एपिफाइट्स को ही इस नाम से जानेंगे, लियानास। दे मेक द कैनोपी लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट। यहां इतनी ज्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण जितने भी रेन फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो सॉइल होती है वो उपजाऊ नहीं होती। यहां ज्यादातर हमें लेटेराइट सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल होगी रेन फॉरेस्ट पर? लेटेराइट सॉइल होती है, क्योंकि यहां लीचिंग बहुत होती है। लीचिंग के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सीधी बात है कि लंबरिंग करेंगे, फॉरेस्ट्री से इनका विनाश करते रहते हैं। या हमारे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम कल्टीवेशन होता है। ये इस तरीके से यहाँ मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब सॉइल फर्टाइल है नहीं तो लोग कुछ समय के लिए एक जगह खेती करते हैं, और जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं। आप लोगों को कुछ कनेक्ट हो रहा है? तो ये नोट्स जब आपके पास पहुंचे तो एक एक लाइन को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक लाइन में आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा। तो रेन फॉरेस्ट है क्या? दे आर द रिचेस्ट जोन ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोडायवर्सिटी। रेन फॉरेस्ट में स्थलीय जैव विविधता
एक तो मैरीन बायोडायवर्सिटी होती है, अलग महासागर की जैव विविधता। तो जो स्थलीय जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलती है? यहाँ पर रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज द मेगा डाइवर्सिटी जोन ऑफ द टेरेस्ट्रियल लाइफ। रेन फॉरेस्ट आर मेगा डाइवर्सिटी जोन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ ये है। तो जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? हॉट स्पॉट्स में। ये वहां पर इस चैप्टर का आप लोग इस कंसेप्ट का यूज कर लीजिएगा। चलते हैं, हम लोगों ने रेन फॉरेस्ट पर इंडिया में काफी कुछ पढ़ लिया। अब बात आती है मानसून फॉरेस्ट। तो ये मोस्टली जो मानसून फॉरेस्ट है भारत के किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो नॉर्थ ईस्ट था। यहाँ हमें खूब रेन फॉरेस्ट मिले और नॉर्थ ईस्ट में हमने मेघालय की ये एक तस्वीर दिखाई आपको। तो यहाँ आप लोगों ने ग्राउंड लेयर भी देखा और ग्राउंड लेयर में हमें यहाँ क्या मिले थे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी मिलते हैं यहाँ। इस लेयर में होंगे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्राउंड लेयर पर होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट। ये कीटों को खाकर के पोषण प्राप्त करता है। हिंदी में इसे हम लोग घटपर्णी प्लांट कहते हैं। घट मीन्स पिक्चर। दिस इज द पिक्चर प्लांट। ओके, नाउ वी कैन मूव फॉर द मिक्स्ड फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट। मानसून रेन फॉरेस्ट नहीं, रेन फॉरेस्ट कहाँ हो गए? नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट पर। फॉरेस्ट टर्म का ही हम सिर्फ यूज करेंगे। कहाँ पाए जाते हैं जानते ही हैं? These are found where rainfall is between 100 to 200 सेंटीमीटर। यहां पर वर्षामान 100 से 200 हो, यहां हमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इन फॉरेस्ट की अपनी तस्वीर क्या होगी? मान लो ये कुछ ऊंचा भाग है, ये है, ये भाग है। जहां ऊंचे भाग हैं वहां पानी जल्दी से लुढ़क जाएगा। तो यहां हमें ज्यादा शाखाओं वाले, जिनमें शाखाएं होंगी, उस तरह के वृक्ष दिखाई देंगे और इनमें पत्तियां भी गिरती होंगी। वर्षा तो अच्छी है लेकिन पानी यहां ज्यादा रुकता नहीं है। वर्षा और ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो ये शाखाओं वाले वृक्ष होंगे जो एकदम डेसिडुअस जैसे हमें दिखते होंगे। ये ऊंचाई पर होंगे, ढलानों पर होंगे। लेकिन जहां बीच में ये वृक्ष आएंगे यहां हमें टॉल ट्री दिखाई देंगे। ये एवरग्रीन होंगे। ये कैसे फॉरेस्ट हैं? एवरग्रीन। तो बिल्कुल किससे मिलते जुलते हैं? रेन फॉरेस्ट से मिलते जुलते हैं। यानी कि रेन फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन होते हैं और ये इधर हमें डेसिडुअस मिलते हैं। तो जो बीच में जहां वर्षामान बहुत कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, तो जहां जल ठहर जाता है वहां एवरग्रीन। और ये हमें ब्रांच शाखाओं वाले ट्री मिलते हैं। इनमें हमें डेसिडुअस भी मिलते हैं, पर्णपाती। इसलिए इन्हें हम लोग मिक्स्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये मिक्स्ड फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट मेरे समझ से, हाँ, ताल, टीक, बिल्कुल। और ये यहां आपको जो डेसिडुअस वाला मिल गया, ये सागौन है। सागौन को आप लोग टीक के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कहां मिलते हैं। आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर। जहां 100 टू 200 के बीच है वहां हमें ये फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इंडिया में इनके रीजन्स कहां कहां हैं? इनके रीजन्स हो गए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट, ये मुख्यतः, हाँ, झारखंड। ये बड़े रीजन है। तो इनका भी दोहन इमारती लकड़ी के कारण बहुत ज्यादा हुआ है। पत्तियां यहां गिरती हैं, यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होती है। इन दोनों कारणों से इन वनों का दोहन हुआ है।
तो हम लोगों ने सेकंड नंबर यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट, और इससे पहले नंबर 1 यानी कि रेन फॉरेस्ट, इन पर नोट्स बनाते जा रहे हैं। नाउ नंबर 3 डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मींस जो अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में गिरा देते हैं, क्योंकि इंडिया में विंटर ड्राई है, समर मानसून ही वर्षा कराता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन है? दोज नेचुरल vegetation which shed their leaves in dry season or spell। तो जब शुष्क काल होता है तो उस समय ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एरिया इन्हीं फॉरेस्ट के अंतर्गत है। तो दिस फॉरेस्ट ऑक्युपाई लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो नेचुरली जो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होने चाहिए वो डेसिडुअस होने चाहिए। कितना चाहिए वर्षामान? 50 to 100। They require the annual rain between 50 to 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। तो 75 सेंटीमीटर के द्वारा इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यहां वर्षामान 75 से 100 है, यहां वर्षामान 50 से 75 है। इनके 2 ग्रुप हो जाते हैं। तो वेयर द रेनफॉल इज 50 to 75 दे आर कॉल्ड ड्राई डेसिडुअस। इन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच के हैं दे आर कॉल्ड वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यानी अगर हम लोग अपने मैप पर देखें तो ये है, इसमें अगर हम कोई लाइन खींच दें तो ये तो 100 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये 100 सेंटीमीटर वर्षा लाइन है ये वाली, तो ये 50 सेंटीमीटर वाली लाइन है। अगर इन दोनों के बीच में हम 75 ड्रॉ कर दें ऐसे, तो 75 जब ड्रॉ किया ये यहां से, तो 2 हिस्से हो गए, ईस्टर्न में वेट डेसिडुअस और वेस्टर्न पार्ट में ड्राई डेसिडुअस। तो यहां हम अगर पहुंच रहे हैं पंजाब हरियाणा ये सब दिल्ली का क्षेत्र, तभी ड्राई डेसिडुअस हो जाएंगे। और ईस्टर्न यूपी और बिहार बॉर्डर तक सब वेट डेसिडुअस रहेंगे। बिहार का एक बड़ा सा हिस्सा रिपेरियन फॉरेस्ट नदी के किनारे, या फिर यहाँ हमें मानसून फॉरेस्ट यानी मिक्स्ड फॉरेस्ट साल टीक वाले वृक्ष मिलते हैं। ये हो गया। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट लिया। तो वेट और डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? ईस्टर्न पार्ट में, और ये हमें ड्राई डेसिडुअस वेस्टर्न पार्ट में, जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और ये हमें मिलेंगे ईस्ट यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, हाँ 50 से 100 को डेसिडुअस, और डेसिडुअस को 2 हिस्से में बांट दिया। तो डेसिडुअस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन? ड्राई डेसिडुअस और वेट डेसिडुअस। कितने सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर? 75। 75 से 50 के बीच है, कम है, तो ड्राई डेसिडुअस, और 75 से 100 के बीच है तो वेट डेसिडुअस। एमपी ड्राई डेसिडुअस में ज्यादातर आता है। एमपी का एक बड़ा भाग ड्राई डेसिडुअस के अंतर्गत आता है। ये देखो, ये छत्तीसगढ़ का इधर बॉर्डर हो गया, ये सभी किसमें पड़ेंगे? मध्य प्रदेश के ड्राई डेसिडुअस। अब हम लोग नेक्स्ट पर जाएं। तो मिक्स्ड हो गए, डेसिडुअस हो गए। अब डेसिडुअस के बाद जो बचता है हम लोग ग्रासलैंड की बात करेंगे। नाउ फोर्थ, ग्रासलैंड्स। अब ये भारत के पश्चिमी भाग में है। तो ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहां? वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 to 50 सेंटीमीटर। तो अब 25 से 50 के बीच है तो ये ग्रासलैंड होगा। तो ग्रासलैंड्स तो अगर हम लोग कहें, मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया को बीच से बांट दिया इसने, लाइन ने 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, और यहां ये लाइन हमने खींच दी
10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। अब आप कहेंगे इस बेल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? दिस बेल्ट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल को एक और नाम दिया था हमने, वार्म टेम्परेट। सब पोलर को कोल्ड टेम्परेट कहा था, तो इस बेल्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल। अब आपने यहां वर्षा रेखाएं खींच दी। मान लो हमने कहा ये वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की, और ये हमने कहा ये वर्षा रेखा हो गई 25 सेंटीमीटर की। तो 50 और 25 के बीच हमें ग्रासलैंड मिलेंगी, लेकिन इस ग्रासलैंड के नाम बदल जाते हैं। अगर ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट की ग्रासलैंड है, वी कॉल्ड इट एज द स्टेपीज। और अगर ये ट्रॉपिकल में है तो इसका नाम हो जाता है सवाना। तो स्टेपी एंड सवाना बोथ आर द ग्रासलैंड्स, बट दे आर फाउंड इनटू डिफरेंट। तो स्टेपीज आर फाउंड इनटू सब ट्रॉपिकल एंड सवाना आर फाउंड इनटू ट्रॉपिकल। अब आपको सवाना नाम साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो सवाना हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रॉड एक्सटेंसिव लैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्टेपीज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो ये जो नाम हम लोगों ने लिया है, तो वी हैव टेकन दिस नेम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो ये जो नाम हमने लिया है, ये कहां से? सदर्न अफ्रीका। तो सदर्न अफ्रीका के क्षेत्रों से ये नाम लिए। इंडिया में इन्हें किस नाम से जानते हैं? ये रहा ग्रासलैंड, और यहां से अगर हम बांट दें इसे, तो ये इंडिया का स्टेपी ग्रासलैंड है, जो ईस्टर्न राजस्थान पंजाब इन सब में मिलते हैं, और ये इंडिया का यहां सवाना जैसा ग्रासलैंड है। समझ में आया? तो इंडिया में भी इन्हें हम लोग बांट सकते हैं। तो ईस्टर्न राजस्थान हैज द स्टेपी ग्रासलैंड इन इंडिया। ईस्टर्न राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र, स्टेपी ग्रासलैंड इन इंडिया, स्टेपीज इन इंडिया। ईस्टर्न राजस्थान में स्टेपीज को क्या कहा जाता है? तो इन ईस्टर्न राजस्थान स्टेपी आर नोन एज, हिस्ट्री वाले लोग बता सकते हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो हिस्ट्री में स्टेपीज क्षेत्र को, पूर्वी राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? सवाई। द रूलर ऑफ दिस ग्रासलैंड, ईस्टर्न राजस्थान मींस जयपुर, और इन सब क्षेत्र के राजा महाराजा अपने नाम के आगे सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा माधव सिंह, ये सब सवाई माधोपुर आज भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इंडिया में अगर पूछ लिया जाए तो स्टेपी को किस नाम से जाना गया? सवाई के नाम से। यह सवाना इज फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, वहां से ये नाम लिया गया है, बोरो किया गया है। नेम हैज बीन बोरोड फ्रॉम सदर्न अफ्रीका, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये तो हमारी ग्रासलैंड हो गई, और ग्रासलैंड टाइगर रिजर्व के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इनकी खासियत है। यहां हमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बड़ी संख्या में मिलते हैं। क्यों? यहां प्लांट्स कम और एनिमल स्पीसीज ज्यादा होती है, तो दे आर कॉल्ड द जूलॉजिकल गार्डन्स। इन्हें हम जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। नेचुरल जूलॉजिकल गार्डन है। कहां से ये नाम आ गया? फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के सवाना को हम लोग जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। हाँ चलो, याद है सवाई माधोपुर, किसी तरीके से याद आया आपको? कैटरीना और विक्की की शादी से ही याद आ गया। चलिए, तो अब हम लोगों ने, अब जो पांचवा बचता है नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज द जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स का जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, वो हार्ड डेजर्ट है, वर्षामान 25 सेंटीमीटर से कम है, सारी चीजें आप जानते हैं। रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ की वनस्पतियों में आपको कैक्टस सबसे डोमिनेंट मिलेगा, नागफनी यानी ओपुंसिया, ये। तो कैक्टस और ओपुंसिया यहाँ के फेमस वेजिटेशन है। बाकी चीजें आप बायोडायवर्सिटी से इसे लिंक करके पढ़ेंगे। रिपेरियन फॉरेस्ट हमने बताए थे क्या होते हैं, नदी के किनारे के फॉरेस्ट को कहते हैं। तो फॉरेस्ट अलोंग द रिवर बैंक नॉन एज रिपेरियन फॉरेस्ट। अगर किसी ने पूछा व्हाट आर द रिपेरियन फॉरेस्ट, ये भी नोट्स में रहे। इस समय हम लोग फॉरेस्ट प्लांटेशन जहां कर रहे हैं, नदियों के किनारे ज्यादा करते हैं, रिपेरियन फॉरेस्ट ग्रो कराने की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट अलोंग द रिवर बैंक नॉन एज रिपेरियन फॉरेस्ट। यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नदी से साल भर यहाँ नमी मिलती रहती है। और समुद्र तट पर जो मिलते हैं वो है मैंग्रोव्स। तो हम लोगों ने आज बड़ी आसानी से सारे नेचुरल वेजिटेशन कवर कर लिए। तो कल हम लोग इन सबको जो डिस्कस करेंगे, कल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सॉइल्स ऑफ इंडिया।
तो चट्टानों को तोड़ेंगे, चट्टानी चूर्ण बनाएंगे, चट्टान नहीं तोड़ पाएंगे तो नदियों वगैरह से मंगाएंगे, तो एलुवियल सॉइल बनाएंगे। फिर कौन सी चट्टान तोड़ी, एसिडिक तोड़ी, तो हम लोग लेटेराइट और रेड एंड येलो सॉइल बनाएंगे। अगर बेसिक चट्टान तोड़ी होगी तो बेसाल्टिक रॉक पर ब्लैक सॉइल बनाएंगे। बहुत आसानी से इंडिया की सारी सॉइल्स याद कर लेंगे। एंड अ बिग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।